यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। घर के अंदर जाने के बाद शनाया आहान से बात ना करने के इरादे से ऊपर जाने के लिए जल्दबाजी में थी। शनाया स्टेयर्स पर चढ़ी ही थी कि आहान ने उसका नाम पुकारा। शनाया। शनाया को इसी बात का डर था। उसने हिचकिचाहट के साथ पीछे मुड़ कर देखा तो आहान ने फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर शनाया से कहा, शनाया आप अपना पर्स टैक्सी में ही भूल आई है। क्या आप किसी बात से परेशान है? जब आहान ने किसी अजीब बात का जिक्र नहीं किया तो शनाया की जान में जान आ गई। उसने नॉर्मल अंदाज में आहान के पास जाकर कहा, वो मैं थोड़ी थक गई हूं ना, इसलिए मेरा ध्यान ही नहीं रहा। थैंक यू। शनाया ने अपनी बात बहुत ही सीधे तरीके से कही थी, लेकिन आहान ने देखा कि शनाया उससे नजरें नहीं मिला रही थी। एकदम से आहान की आंखें चमकने लगी। उसने कहा, कोई बात नहीं। शनाया ने फिर आहान के हाथ से अपनी पर्स लेनी चाही, लेकिन आहान की पकड़ अभी ही उस पर्स से हल्की नहीं हुई थी। शनाया ने सवालिया अंदाज से आहान की तरफ देखा, लेकिन आगे आहान ने जो कहा उसे सुनने के बाद शनाया दंग रह गई। आहान ने शनाया से पूछा, शनाया आप कौन सी ब्रांड की लिपस्टिक इस्तेमाल करती है? शनाया ने आहान से ऐसे किसी सवाल की उम्मीद नहीं की थी। इस क्वेश्चन ने शनाया को कंफ्यूज कर दिया था। फिर शनाया ने अजीब सा चेहरा बनाकर आहान से ही उल्टा सवाल किया, लिपस्टिक का ब्रांड तुम क्यों पूछ रहे हो? शनाया के इस सवाल के बाद आहान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने शनाया के पर्स से अपने पकड़ छोड़ दी और अपनी बीवी की करीब जाने लगा। शनाया अभी भी कंफ्यूज होकर आहान की तरफ देख रही थी। ये सब शनाया के लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड था। आहान ने फिर शनाया की जुल्फों को हटाते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, कलर के साथ साथ उस लिपस्टिक का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। ये कहने के बाद आहान शनाया की तरफ देखने लगा। आहान की कही ये फ्लर्टी बात सुनने के बाद शनाया का चेहरा देखने लायक हो गया था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। शनाया आहान को डांटना भी चाहती थी, लेकिन उसकी तरफ देखने से भी कतरा रही थी। आहान को अपनी वाइफ को इस सिचुएशन में देखकर बड़ा मजा आ रहा था। शनाया के गाल अब गुलाबी होने लगे थे। ये देख कर के शनाया खामोश खड़ी थी। आहान ने उससे कहा, मैंने तो बस यही कहा था कि लिपस्टिक का टेस्ट अच्छा था, आप इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है? इस पॉइंट पर शनाया ने आहान के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। वो अब आहान को देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन शनाया अपने हस्बैंड की हंसी को सुन पा रही थी। उसने फिर वैसे ही आहान को गले लगाए हुए आहान से कहा, तुम्हारी फ्लर्टी बातें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आहान ने भी शनाया को अपनी बाहों में ले लिया और उसके बाल सहलाते हुए बोला, ये तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मेरी ये फ्लर्टी बातें पसंद आने लगी है। शनाया ने जैसे ही आहान की ये बात सुनी वो क्यूरियस हो गई। उसने इम्पल्स में आकर आहान से कहा, तुम्हें कैसे पता? अगले ही पल शनाया अपने आप को ही ब्लेम करने लगी कि उसे आहान से ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी। अब तो वो शर्म से और भी ज़्यादा पानी पानी हो रही थी। आहान ने फिर से हंसते हुए शनाया की तरफ देखा। वो नज़रें झुकाकर मन ही मन में अपने आप को कोस रही थी। आहान ने फिर दोनों हाथों से शनाया का चेहरा पकड़ लिया और शनाया की आंखों से आंखें मिलाकर बोला, अब आपको पसंद नहीं आएंगी तो फ्लर्ट करने का क्या ही फ़ायदा है? जिस अपनेपन और अटैचमेंट से आहान शनाया की तरफ देख रहा था, उसकी शर्म एक पल में गायब हो गई। शनाया ने फिर स्माइल के साथ आहान की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। इस वक्त शनाया के दिमाग में कई सारे ख्याल घूम रहे थे। वैसे तो बाकी सारे ख्याल काफ़ी खुशनुमा थे, लेकिन एक घबराहट भी थी। जैसे ही वो ख्याल उसके दिमाग में आया, शनाया का चेहरा सीरियस हो गया। अपनी प्यारी बीवी के एक्सप्रेशंस में आया ये बदलाव आहान ने झट से नोटिस कर लिया। क्या हुआ शनाया? आप परेशान लग रही है। क्या कोई बात है? आहान ने शनाया से कंसर्न लगते हुए पूछा। शनाया ने बहुत ही इंटेंस नज़रों से आहान की तरफ देखा और बोली, आहान आज जब कार्तिक कोहली वहाँ अचानक से आ गया मैं डर गई थी। मैं खुद भी नहीं जानती कि उसने रोहन के बदले हमारी साइड क्यों ली, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा और हमेशा ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती? क्या करती है? तुम किसी खतरे में ही पड़ सकते थे आहान। शनाया की ये परेशानियां सुनकर आहान के दिल में नरमी छा गई। आहान ने ये दिन सिर्फ सपने में ही देखा था।
जिस दिन शनाया को उसकी फिक्र होगी ये सिर्फ आहान की उम्मीदों में ही जिंदा था, लेकिन आज सच में शनाया को आहान की फिक्र सता रही थी। लेकिन आहान से अपनी बीवी को इतना टेंशन में देखा नहीं जा रहा था। उसने शनाया से कहा, शनाया आप बिना वजह परेशान हो रही है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो आपके सामने ठीक ठाक खड़ा हूँ। डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है और मैं कुछ होने भी नहीं दूंगा, ट्रस्ट मी। शनाया को आहान की ये बातें सुनकर अच्छा लग रहा था, लेकिन वो बेफिक्र नहीं हो पा रही थी। शनाया ने ना में सर हिलाया और कुछ सोचकर आहान के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, आहान मुझसे प्रॉमिस करो आगे से तुम मेरे लिए और अपने आप के लिए किसी भी लड़ाई में नहीं पड़ोगे। हम दोनों मिलकर शांति से सब संभाल लेंगे, लेकिन तुम अपनी जान पर कोई रिस्क नहीं लोगे, वादा करो मुझसे। शनाया की आंखें इस पॉइंट पर नम हो गई थी। ये देखकर आहान का दिल भी पिघलने लगा। उसने बिना कुछ सोचे शनाया के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उससे वादा करते हुए बोला, शनाया मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आप घबरा जाए। आहान से वादा लेने के बाद शनाया को राहत मिली। आहान ने फिर शनाया के पकड़े हाथ को हल्के से हिलाते हुए कहा, अब मैंने वादा भी कर दिया है, थोड़ा सा मुस्करा दीजिए प्लीज। आहान की बात सुनकर शनाया स्माइल करने लगी। दोनों ने एक बार फिर से एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे के आगोश में बस यही सोच रहे थे कि वो कितने खुश नसीब थे कि उन्हें इतने समझदार और केयरिंग लाइफ पार्टनर्स मिले थे। शनाया को आज एक अलग ही तरह का सुकून मिल रहा था और आहान को खुशी, अपने बीवी से प्यार मिलने की खुशी, अपने शादी को एक कदम आगे बढ़ने का मौका मिलने की खुशी। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं था। इस वक्त शहर के किसी दूसरे कोने में किसी हाई क्लास बार के एक प्राइवेट रूम में हवा में बहुत ही अजीब से वाइब्स आ रही थी। रुपल वहां खड़ी मन ही मन में घबरा रही थी। उसके सामने एक मिडिल एजेड आदमी बैठा हुआ था। रुपल की तरफ देखते हुए उस आदमी की आंखों से हवस टपक रही थी। रुपल ने भी उन नजरों को पहचान लिया था। वैसे हमेशा लोगों को ऐसे हालातों में बातें सुनाने वाली रुपल आज चुपचाप खड़ी थी। ऐसा नहीं था कि वो अपने मर्जी से वहां आई थी, मगर आज रुपल मजबूर थी। उस मिडिल एजेड आदमी ने रुपल से कहा, रुपल जी बहुत सालों में मैंने आपकी जैसी बला की खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मानना पड़ेगा गुप्ता साहब ने अपनी बेटी को काफी अच्छे से बड़ा किया है। रुपल जी जरूर अपनी माँ की तरह ही दिखती होंगी। जैसे ही रुपल ने अपने मॉम डैड का जिक्र सुना उसकी घबराहट बढ़ गई। रुपल इतनी नर्वस हो रही थी कि उसके माथे पर पसीने की परत आ गई थी। उसने अपने दोनों हाथों को आपस में घिसते हुए मन ही मन में कहा, उफ यार ये क्या बखेड़ा है। अगर मॉम डैड ने बिजनेस के लिए इस रजत चौधरी से पैसे ना लिए होते तो मुझे यहाँ ना आना पड़ता। एक तो इस चालाक आदमी ने मेरे पापा को फंसा दिया और अब मेरे बारे में गंदे ख्याल दिमाग में ला रहा है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। अगर मैंने इस आदमी के साथ कोऑपरेट नहीं किया तो ना ही सिर्फ पापा का बिजनेस चौपट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उन पर जेल जाने की भी नौबत आ जाए। रुपल इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। रजत चौधरी इसी तरह से लड़कियों को फंसाता था। उसने फिर रुपल की तरफ जाते हुए उसे बैठने का कहा। रुपल सहमी सी काउच पर बैठ गई। रजत चौधरी ने विस्की का एक ग्लास रुपल के हाथ में पकड़ा दिया और खुद भी अपने ग्लास से चीयर्स करते हुए बोला, रुपल जी मैं एक भर ही खुश मिजाज आदमी हूँ। काम को मैं ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। आफ्टर ऑल बिजनेस इंडस्ट्री में काम करने का असल मजा तो लोगों से मिलने और दोस्ती करने में है, और अगर सामने वाला इंसान आपकी तरह खूबसूरत है तो क्या ही कहने। चीयर्स। ये बात सुनते ही रुपल ने तुरंत मना कर दिया। रुपल को अपनी लिमिट्स पता थी। वो इतनी देर रात को किसी अजनबी के साथ ड्रिंक करने वाली बेवकूफ़ लड़कियों में से नहीं थी। उसने रजत चौधरी से पोलाइट अंदाज में कहा, वो शराब नहीं पीती। वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज शराब पीने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मिस्टर रजत चौधरी उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। रजत चौधरी ऐसे जवाबों से अच्छी तरह से वाकिफ था। उसने एकदम से रुपल से नजरें हटा ली और अपना फैसला सुनाते हुए बोला, रुपल जी मेरी बिजनेस की दुनिया का एक उसूल है कि बिना शराब के कोई भी मीटिंग नहीं करता। डील तो दूर की बात है, अगर आप आज रात कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, जब आप ड्रिंक्स के लिए तैयार होंगी उसी दिन मिलेंगे। ये कहने के बाद रजत चौधरी उस प्राइवेट रूम के दरवाजे की तरफ जाने लगा। अगर वो कोई ऐसा ही आदमी होता तो शायद रुपल को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आज उस बेचारी के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। जितनी देर इस मीटिंग को होती उतनी ही जल्दी रुपल के पापा का बिजनेस बर्बाद हो जाता। इसलिए रुपल ने रजत चौधरी को रोकते हुए कहा, मिस्टर रजत चौधरी आप तो बुरा मान गए, मेरा वो मतलब नहीं था। अपनी बात कहने के बाद रुपल ने बेमन से ग्लास को अपने होंठों से लगा लिया तो मिस्टर रजत चौधरी एक टेढ़ी मुस्कान के साथ वापस आ गए। एक के बाद एक ग्लास का सिलसिला चलता रहा।
1 घंटा बीत चुका था और 3 से 4 विस्की की बोतलें खाली हो चुकी थी। इस पॉइंट पर रूपल नशे में चूर हो चुकी थी। रजत चौधरी को ऐसे ही मौके की तलाश थी। उसने फिर शराब के नशे में चूर रूपल से कहा, रूपल जी, अब हम बिजनेस की बात कर सकते हैं। कहिए, आप यहाँ मुझसे मिलने क्यों आई है? मिस्टर रजत चौधरी सब कुछ जानता था, लेकिन उसके इरादे पहले से ही कुछ अलग थे। रूपल ने अपने होश संभालते हुए कहा, मिस्टर रजत चौधरी, मेरे डैड, क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? वो पहले ही एक बड़े क्राइसिस में है, अगर और देर हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। रूपल ने जैसे ही ये बात कही, मिस्टर रजत चौधरी हंसने लगा। उसने ज्यादा देर लगाए बिना तुरंत कहा, रूपल जी, शिमला शहर में मेरी बहुत जान पहचान है। अपने 1-2 दोस्तों से बात करके मैं गुप्ता साहब की मदद कर सकता हूँ। भले ही ये एक जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन फिर भी आपके कहने पर मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन ये सब करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? ये मिस्टर रजत चौधरी का असल रूप था। वो इसी सवाल के साथ रूपल को अपने जाल में फंसाने वाले थे। एक तो रूपल की उम्र काफ़ी कम थी, ऊपर से उसकी खूबसूरती। रूपल के पापा के बिजनेस को असल में खुद मिस्टर रजत चौधरी ने प्रॉब्लम में डाला था। अपनी की हुई गड़बड़ सुधारना उसने लिए कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन अगर इस सिचुएशन से मिस्टर रजत चौधरी को इतना अच्छा फ़ायदा हो रहा था तो वो पीछे क्यों हटता? रूपल ने ज़्यादा सोचे बिना पॉइंट की बात करना सही समझा। मिस्टर रजत चौधरी, आप क्या चाहते हैं? आप मेरे पापा को इस क्राइसिस से बाहर निकाला जा सकता है तो मैं आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। रूपल जी, शिमला शहर में मेरी बहुत जान पहचान है। अपने 1-2 दोस्तों से बात करके मैं गुप्ता साहब की मदद कर सकता हूँ। भले ही ये एक जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन फिर भी आपके कहने पर मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन ये सब करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? ये मिस्टर रजत चौधरी का असल रूप था। वो इसी सवाल के साथ रूपल को अपने जाल में फंसाने वाले थे। एक तो रूपल की उम्र काफ़ी कम थी, ऊपर से उसकी खूबसूरती। रूपल के पापा के बिजनेस को असल में खुद मिस्टर रजत चौधरी ने प्रॉब्लम में डाला था। अपनी की हुई गड़बड़ सुधारना उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन अगर इस सिचुएशन से मिस्टर रजत चौधरी को इतना अच्छा फ़ायदा हो रहा था तो वो पीछे क्यों हटता? रूपल ने ज़्यादा सोचे बिना पॉइंट की बात करना सही समझा। मिस्टर रजत चौधरी, आप क्या चाहते हैं? अगर मेरे पापा को इस क्राइसिस से बाहर निकाला जा सकता है तो मैं आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। रजत चौधरी ने जैसे ही रूपल की कही ये बात सुनी, उसके चेहरे पर एक हवस भरी मुस्कान ने जगह बना ली। उसने फिर रूपल की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम दोनों एक गेम खेले? जो भी इस गेम में जीतेगा उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। अगर मैं जीता तो आपको मैं जब भी बुलाऊं और जो भी करने को कहूं मानना पड़ेगा, और अगर आप जीत गई तो मैं गुप्ता साहब का बिजनेस पहले की तरह करने की उनकी मदद करूंगा। रूपल को ये गेम कुछ ज़्यादा ही रिस्की लग रहा था। भले ही इस वक्त वो नशे की हालत में थी, मगर रजत चौधरी के चेहरे की स्माइल समझना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन शर्त, अगर रूपल जीत जाती तो उसके पापा को और उसके फैमिली बिजनेस को बचाने की पूरी पॉसिबिलिटी थी। अपने पापा का चेहरा याद आते ही रूपल ने बाकी सारे ख्याल छोड़ दिए। जो झिझक रजत चौधरी को देखने के बाद रूपल के दिमाग में थी, उसे रूपल ने भुला दिया और जबरदस्ती की स्माइल के साथ रजत चौधरी से बोली, सुनने में तो ये अच्छी डील लग रही है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। वैसे गेम क्या होगा? मतलब मुझे अगर इस गेम में जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट पर रजत गिल अपना जाल बिछाने में कामयाब हो गया था। गेम क्या है ये जानने के पहले ही रूपल ने हामी भर दी थी, और रूपल जैसे खूबसूरत और जवान लड़कियों के मजबूरी का फायदा उठाने का रजत चौधरी को शौक था। उसने रूपल के हाथ पर अपनी उंगलियां फेरते हुए सवाल का जवाब दिया। अपने हाथ को रूपल के बदन की तरफ बढ़ाते हुए रजत चौधरी ने कहा, गेम बहुत ही आसान है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस गेम को जीतना ना ही आपके लिए कोई मुश्किल काम है और ना ही मेरे लिए। अगर सच कहूं तो मैं खुद चाहता हूं कि आप ये गेम जीत जाए। जितनी अनकंफर्टेबल रूपल इस आदमी के अजीब टच से हो रही थी, उससे ज्यादा वो क्यूरियस हो गई थी। एक तो रजत चौधरी ने रूपल को इतनी सारी शराब पिला दी थी कि रूपल अपने दिमाग को तेजी से चला ही नहीं पा रही थी। उसने रजत चौधरी से पूछा, अच्छा मिस्टर रजत चौधरी, आखिर ये कैसी गेम है कि आप चाहते हैं कि मैं जीत जाऊं? साफ साफ कहिए ना। रजत चौधरी ने एक दबी हुई हंसी के साथ कहा, हाँ, ये अनड्रेसिंग गेम है। हम दोनों में से जो भी अपने सारे कपड़े सबसे पहले उतारेगा वो जीत जाएगा। है ना आसान सा गेम? मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ मिस रूपल कि आपको इस गेम में बड़ा मजा आएगा। जैसे ही रूपल ने ये बात सुनी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जितना नशा इस वक्त उसके दिमाग पर सवार था, सारा का सारा एक ही पल में उतर गया।
रूपल ने सोचा कि वो कुछ भी कर ले, जब तक कोई बाहर से उसे बचाने ना आ जाए उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, और ना ही वो रजत चौधरी से पंगा लेना अफोर्ड कर सकती थी। आफ्टर ऑल इस सब का असर उसके पापा और उनके बिजनेस पर हो सकता था। एकदम से रूपल के दिमाग में एक ख्याल आ गया। रूपल ने फिर अपने आप पास देखा। भले ही सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था, लेकिन रूपल ने फोकस करने की कोशिश की। जैसे ही उसकी नज़र काउच पर पड़ी हुई पिलो पर पड़ी, उसके जान में जान आ गई। रूपल ने फिर उस पिलो को पकड़ा और रजत चौधरी के चेहरे पर पुश करना शुरू किया। उस पिलो की वजह से रजत चौधरी को सांस नहीं आ रही थी। रूपल ने फिर जोर लगाकर काउच पर बैठे हुए रजत चौधरी को जमीन पर गिरा दिया। फाइनली जब उसका मकसद पूरा हुआ, रूपल ने विस्की का भरा हुआ ग्लास रजत चौधरी के मुंह पर उड़ेल दिया। जब रजत चौधरी इस सब के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, रूपल ने जल्दी से अपने जीन्स के पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और कॉन्सेंट्रेट करते हुए कुछ टाइप करने लगी। थोड़ी ही देर में उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो गई, लेकिन तब तक रूपल का काम हो गया। अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे रजत चौधरी की तरफ घबराई हुई नज़रों से देखते हुए रूपल ने मन ही मन में कहा, ओह गॉड, प्लीज़ इस बार बचा लीजिए, मैं ऐसे घटिया आदमी के हाथों बर्बाद नहीं होना चाहती, प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़। रूपल को देखकर ये बताना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि इस वक्त उसकी हालत कितनी बुरी हो गई थी। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए। तभी रजत चौधरी खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। रजत चौधरी ने गुस्से में आकर रूपल के बाल पकड़ लिए और उससे अपने दांत पीसते हुए बोला, साली सर पर चढ़ रही है, रुक जा, अभी तुझको बताता हूँ कि ये रजत चौधरी कौन है। अपने आखिरी शब्द कहते हुए रजत चौधरी ने रूपल के गाल पर एक कसकर थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज़ पूरे प्राइवेट रूम में गूंज गई। ऐसी ही आवाज़ शहर के दूसरे कोने में गूंजी थी। ये आवाज़ किसी थप्पड़ की नहीं, मैसेज आने के नोटिफिकेशन की थी। आहान के साथ अपने दिल की बातें करने के बाद शनाया लिविंग रूम में बैठकर अपना काम कर रही थी। आहान किचन में अपनी वाइफ के लिए हल्दी का दूध बना रहा था। घर में बहुत ही सुकून भरी खामोशी थी। तभी एकदम से शनाया के मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। उसने बेमन से अपना मोबाइल उठाया और उसे अनलॉक किया। अपनी फाइल से चेहरा बाहर निकालकर जब शनाया की नज़र अपने मोबाइल पर पड़ी, वो क्यूरियस हो गई। रूपल का मैसेज, ये लड़की मुझे कब से मैसेज करने लगी? शनाया ने अपने आप से ही सवाल किया और अपनी बेस्ट फ्रेंड का भेजा हुआ मैसेज पढ़ने लगी। उसी वक्त आहान भी हाथ में हल्दी के दूध का ग्लास पकड़े वहां आ गया। उसने शनाया की कही बात सुन ली थी। कोई जरूरी बात होगी, आप देख लीजिए। ये कहते हुए आहान आकर शनाया के पास बैठ गया। उसकी बात सुनकर शनाया ने हाथ में दूध का ग्लास पकड़ा और बोली, हाँ देखती हूँ, और उस रूपल की बच्ची को अच्छी डांट लगाती हूँ। आजकल हर रोज उसे घर आने में आधी रात हो जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रूपल की तबीयत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। शनाया की आवाज़ में फिक्र साफ झलक रही थी। जब आहान ने शनाया की कही ये बात सुनी, उसका मुंह बन गया। आहान ने इस बात से डिसअग्री करते हुए मन ही मन में कहा, अच्छा है कि वो नखरेल चुड़ैल रोज देर से घर लौटती है। वो मुझसे और मेरी वाइफ से जितनी दूर है उतना ही बेहतर है। जब देखो तब मेरा घर जलाने के पीछे पड़ी रहती है। आहान तो ये बात बस ऐसे ही सोच रहा था। जहाँ एक तरफ वो मन ही मन में रूपल की शिकायतें कर रहा था, दूसरी तरफ उसे रूपल के लिए चिंता भी हो रही थी। आहान ने फिर शनाया की तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ थी। इसलिए आहान ने शौक लग रही शनाया से पूछा, शनाया क्या हुआ है? मैसेज में ऐसा क्या लिखा है कि आप इतनी परेशान लग रही है? आहान के सवाल को सुनने के बाद शनाया ने अपनी नम आंखों से आहान की तरफ देखा। इस पॉइंट पर आहान को भी फिक्र होने लगी। उसने शनाया के हाथों से उसका फ़ोन लिया और मैसेज पढ़ने लगा। मैसेज में लिखा था, शनाया इमरजेंसी है, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। देखो मैं अपनी लोकेशन सेंड कर रही हूँ, मगर तुम मत आना। पुलिस को इत्तला कर दो, तुम भी मुसीबत में नहीं पड़ सकती। डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगी। इस मैसेज को पढ़ने के बाद शनाया और आहान के लिए ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं थी कि रूपल ने ये मैसेज बहुत ही जल्दबाजी में लिखा था। वो दोनों अच्छे से जानते थे रूपल एक बोल्ड लड़की थी। अगर मामला पेचीदा ना होता तो रूपल कभी भी शनाया को ये मैसेज ना भेजती। आहान का चेहरा एकदम से सीरियस हो गया। शनाया ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें पोंछते हुए आहान से बोली, आहान रूपल ने मना किया है, लेकिन मैं खुद वहां जाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आहान ने अपनी बीवी की आवाज़ में एक ही वक्त पर फिक्र और डर सुना था। इसलिए एक बार भी सोचे बगैर ही आहान ने हामी भर दी और शनाया से बोला, मैं आपके साथ ही हूँ, आप परेशान मत होइए। आहान ने शनाया को कंफर्ट करने के लिए उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया।
आहान ने फिर लोकेशन पर क्लिक किया। आहान के दिमाग के एक के बाद एक ख्याल आने लगे। एकदम से आहान को कोई याद आया और उसने शनाया से कहा, शनाया, रुपल की लोकेशन यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है। जब तक हम पहुँचेंगे बहुत देर हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, अपने एक दोस्त को वहाँ भेज देता हूँ। हमारे वहाँ पहुँचने तक वो सिचुएशन को संभाल लेगा। शनाया ने तुरंत हामी भर दी और कपड़े चेंज करने के लिए ऊपर चली गई। जैसे ही आहान ने शनाया को जाते हुए देखा, उसने अपने फ़ोन से किसी को कॉल किया। कुछ देर तक बजने के बाद एक आलसी आवाज़ ने कॉल को आंसर करते हुए कहा, हेलो, कौन है? इतनी रात को कौन कॉल करता है? ये आवाज़ किसी और की नहीं, अभी अभी अपने टूटे हुए हाथ की चोट से बाहर निकल रहे विकी भाई की थी। आहान ने बहुत ही शांत अंदाज में कहा, मैं आहान रायज़ादा बता कर रहा हूँ, शनाया गिल का हस्बैंड। इस वक्त विक्की भाई अपने घर पर आराम से सो रहा था। जब से उसने आहान से ना चाहते हुए भी दूसरी बात पंगा ले लिया था, तब से बेचारा डर के मारे अपने घर में ही रहता था। जल्दी सोना, देर से जागना और बस खाते रहना, यही अब विक्की भाई का रूटीन बन गया था। जैसे ही विक्की भाई ने आहान की आवाज़ सुनी तो एकदम से अपने बेड से खड़ा हो गया। पहले तो विक्की भाई को लगा कि वो कोई सपना देख रहा था, क्योंकि आजकल हर रात आहान उसके सपनों में आकर उसके डराता रहता था। आहान की वजह से ही विक्की भाई का सुख चैन खो गया था। इसलिए उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा, सच के किसी अननोन नंबर से कॉल आई हुई थी। विक्की भाई ने डरते हुए आहान से कहा, आहान भाई, इतनी रात कॉल कैसे की? क्या मेरे या मेरे आदमियों की तरफ से फिर से कोई गलती हुई है? मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, ऐसा कुछ करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं, विक्की भाई बोलते ही जा रहा था। आहान के पास उसकी बकवास सुनने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था। इसलिए आहान ने विक्की भाई की बात को बीच में ही इंटरप्ट करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आहान के ये शब्द सुनते ही विक्की भाई की बोलती बंद हो गई। क्या सच में आहान जैसे ताकतवर और स्मार्ट फाइटर को विक्की भाई की मदद की ज़रूरत हो सकती थी? कहीं कोई विक्की भाई के साथ मजाक कर रहा था? ये सारे सवाल विक्की भाई के दिमाग में आ रहे थे, लेकिन उसने इन सारी बातों को नज़रअंदाज किया और अपने आप से ही कहा, अगर आहान भाई ने मेरी हेल्प मांगी है तो मैं कुछ भी करके अपनी गलतियों को सुधार दूंगा। आखिरकार पानी में ही रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी कौन मोल ले सकता है? विक्की भाई ने मन ही मन में कहा और फिर आहान से कहा, हाँ हाँ भाई, कहिए ना, क्या बात है? शिमला शहर का इल्लीगल काम मेरे कंट्रोल में है। ये सुनते ही आहान ने विक्की भाई से कहा, ये एक लीगल काम है। आजकल हर रात आहान उसके सपनों में आकर उसके डराता रहता था। आहान की वजह से ही विक्की भाई का सुख चैन खो गया था। इसलिए उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा, सच के किसी अननोन नंबर से कॉल आई हुई थी। विक्की भाई ने डरते हुए आहान से कहा, आहान भाई, इतनी रात कॉल कैसे की? क्या मेरे या मेरे आदमियों की तरफ से फिर से कोई गलती हुई है? मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, ऐसा कुछ करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं, विक्की भाई बोलते ही जा रहा था। आहान के पास उसकी बकवास सुनने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था। इसलिए आहान ने विक्की भाई की बात को बीच में ही इंटरप्ट करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आहान के ये शब्द सुनते ही विक्की भाई की बोलती बंद हो गई। क्या सच में आहान जैसे ताकतवर और स्मार्ट फाइटर को विक्की भाई की मदद की ज़रूरत हो सकती थी? कहीं कोई विक्की भाई के साथ मजाक कर रहा था? ये सारे सवाल विक्की भाई के दिमाग में आ रहे थे, लेकिन उसने इन सारी बातों को नज़रअंदाज किया और अपने आप से ही कहा, अगर आहान भाई ने मेरी हेल्प मांगी है तो मैं कुछ भी करके अपनी गलतियों को सुधार दूंगा। आखिरकार पानी में ही रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी कौन मोल ले सकता है? विक्की भाई ने मन ही मन में कहा और फिर आहान से कहा, हाँ हाँ भाई, कहिए ना, क्या बात है? शिमला शहर का इल्लीगल काम मेरे कंट्रोल में है। ये सुनते ही आहान ने विक्की भाई से कहा, ये एक लीगल काम है। आहान की कही ये बात सुनकर विक्की भाई कंफ्यूज हो गया। आखिरकार किसी सही काम के लिए आहान विक्की भाई जैसे गुंडे की मदद क्यों लेता? ये बात विक्की भाई की समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आहान को सवाल करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। इसलिए उसने कहा, जी भाई कहिए, मैं सुन रहा हूँ। आहान ने अपनी बात को तफसील से कहा, मैं आपको एक लोकेशन शेयर कर रहा हूँ। मुझे इस बात का आइडिया है कि आपके आदमी ज़रूर आसपास के ही किसी इलाके में होंगे। शनाया की एक दोस्त को किसी ने वहाँ पकड़ कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँच जाता आपके आदमी सिचुएशन संभाल ले। क्या आप मेरी इतनी मदद कर सकते हैं? आहान के इस सवाल को सुनकर विक्की भाई ने एकदम से हामी भर दी। हाँ हाँ आहान भाई, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। शनाया भाभी की दोस्त मतलब मेरी बहन जैसी हुई। मैं अभी अपने आदमियों को वहाँ भेजता हूँ, आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। वैसे आहान भाई, लोकेशन पर नाम क्या लिखा हुआ है?
विक्की भाई ने आहान से सवाल करते हुए कहा। आहान ने तुरंत वो लोकेशन विक्की भाई के साथ शेयर की और उससे कहा, विक्की भाई मैंने आपको लोकेशन भेज दी है, नाम किसी नाइट क्लब का आ रहा है, आप प्लीज़ किसी को वहाँ भेज कर मेरा काम कर दीजिए, मैं थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। ये सुनते ही विक्की भाई ने भी आहान की बात पर हाँ में जवाब दिया। उसकी हामी को सुनने के बाद आहान ने कॉल काट दी। अगले ही मिनट शनाया तैयार होकर नीचे आ गई। उसने जल्दबाजी में आहान को एक स्वेटर पकड़ाया और बोली, लेट्स गो। आहान मैंने कैब बुक कर ली है। आहान ने शनाया के हाथ से स्वेटर लिया और दोनों रुपल के घर से निकल गए। इस पूरे वक्त के दौरान शनाया के दिमाग में हर मुमकिन डरावने ख्याल आ रहे थे। रुपल के खैरियत के बारे में वो खुद शो नहीं थी, लेकिन ऊपर वाले से बस यही मांग रही थी कि कहीं रुपल के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। शनाया वैसे तो बहुत परेशान थी, टेंशन में थी, लेकिन ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग और फोकस्ड नजर आ रही थी। लेकिन इस वक्त रुपल की हालत बहुत बुरी थी। रजत चौधरी उसे एक के बाद एक कई सारे थप्पड़े मार चुका था। उस सब की वजह से रुपल का चेहरा सूज कर लाल हो गया था। एक दो बार रुपल का सर टेबल से भी पटका गया था, जिसकी वजह से रुपल के माथे से खून बह रहा था। रुपल ने इस वक्त जीन्स पर एक सफ़ेद रंग की शर्ट पहन रखी थी और वो सफ़ेद शर्ट भी आधी फट गई थी। यहाँ तक कि रुपल की बाजू पर रजत चौधरी के नोचने के निशान भी नजर आ रहे थे। इस सब के बावजूद रुपल ने अब तक एक बार भी रजत चौधरी से अपना पीछा छोड़ने की ना रिक्वेस्ट की थी और ना ही उससे माफ़ी मांगी थी। रजत चौधरी को लगा था कि एक दो थप्पड़ों के बाद रुपल रोते हुए उससे अपने जान की भीख मांगेगी, लेकिन रुपल के चेहरे पर कोई गिड़गिड़ाने के एक्सप्रेशंस नहीं थे। उल्टा वो रजत चौधरी की तरफ आंखों में नफरत लेकर देख रही थी। रजत चौधरी को ये देखकर गुस्सा आ गया। उसने रुपल के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसे गालियां देते हुए कहा, कुत्ती, क्या तुम्हारा घमंड अब तक कम नहीं हुआ? मैंने तुम्हारे जैसी बेशर्म औरत आज तक नहीं देखी। इतना होने के बाद भी मेरे सामने सरेंडर करने के बजाय तुम हो के मुझे घूर कर देख रही हो। मैं तुम्हें एक बात सच सच बता रहा हूँ, तुम मानो या ना मानो, मैं आज इसी रूम में तुम्हारी जान ले लूँगा। ये सब कहते हुए रजत चौधरी किसी वेशी दरिंदे की तरह नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक हैवानियत झलक रही थी। अगर रुपल की जगह कोई और होता तो रजत चौधरी की ऐसी बातों को सुनकर ही बेहोश हो जाता, लेकिन रुपल के चेहरे पर डर तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। उल्टा रुपल अपने सामने खड़े इस जानवर की धमकी को सुनने के बाद जोर जोर से हंसने लगी। ये देखने के बाद रजत चौधरी का मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से रुपल के बालों पर बनाई हुई पकड़ छोड़ दी और उसे दीवार की तरफ धकेल दिया। नीचे गिरने के बाद रुपल के पूरे बदन में दर्द की लहर सी उठी, लेकिन फिर भी उसने एक गहरी सांस लेकर रजत चौधरी को देखा और बिना डरे बोली, रजत चौधरी, तुम्हारे जैसे आदमी अपने आप को बिना किसी बुनियाद पर मर्द समझने लगते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ पैसे कमा लेने से तुम मर्द नहीं बन जाते। मेरी नज़रों में, मेरी ही नहीं मुझ जैसी सारी औरतों की नज़रों में तुम किसी काया नामर्द से कम नहीं हो। एक बात मैं भी तुम्हें सच सच बता रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। चाहे जो भी हो जाए, तुम मानो या ना मानो, आज रात इसी रूम में अगर मैं मर भी गई ना, फिर भी तुम्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं रुपल गुप्ता तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। एक पल के लिए रुपल की इस बात को सुनने के बाद रजत चौधरी के बदन पर कांटे खड़े हो गए। रुपल की बातों में एक तरह का जज्बा था जो रजत चौधरी को डरा रहा था, लेकिन इस डर पर रजत चौधरी का गुस्सा और घमंड हावी हो गए और उसने रुपल का मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, तुम मेरे साथ क्या ही कर सकती हो? बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, अपनी औकात जानो और उसी में जियो कमीनी। लेकिन अगले ही पल रजत चौधरी की ये हंसी धरी की धरी रह गई, क्योंकि रुपल खड़ी होकर खिड़की की तरफ जाने लगी। देखते ही देखते रुपल खिड़की में इस तरह खड़ी हो गई मानो वो वहां से नीचे कूदने वाली थी। अब रजत चौधरी का सारा कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। उसने हकलाते हुए रुपल से कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? नीचे उतरो। भले ही रजत चौधरी रईस लोगों में से एक था, उसकी बहुत जान पहचान थी, लेकिन अगर रुपल की जान वगैरह चली जाती तो इल्जाम रजत चौधरी पर ही आने वाला था। ऊपर से लोगों को फंसा कर पैसा कमाने वाले आदमी को पुलिस कर चक्करों में पड़ना और भी ज्यादा महंगा पड़ जाता। इसलिए जब रजत चौधरी ने देखा कि रुपल खुदकुशी करने के लिए खिड़की में खड़ी हो गई थी तो उसके पैरों तले जमीन ही सरक गई। अगले ही पल के जोर की आवाज आई, धाम। ये आवाज रुपल के नीचे गिरने की नहीं थी, लेकिन उस प्राइवेट रूम का दरवाजा टूटने की थी। रजत चौधरी ने एकदम से शॉक्ड होकर दरवाजे करे तरफ देखा। जिन्होंने दरवाजा तोड़ा था वो कोई और नहीं, विक्की भाई के आदमी थे। दरवाजे के साथ ही उन सब ने मिलकर रजत चौधरी के 3 आदमियों को पीट कर जमीन पर गिरा दिया था।
ये देखने के बाद रजत चौधरी करे आंखें फटी की फटी रह गई। उसने उन सब आदमियों से पूछा, तुम सब कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक तो पहले ही रुपल ने उसका सारा मूड खराब कर दिया था और अब खिड़की में जाकर अपनी जाने देने की तैयारी में थी। इतना सब पहले ही उसके लिए काफ़ी था, लेकिन अब ये अनजान से गुंडे आकर उसके आदमियों को पीट चुके थे। ये सब देखकर रजत चौधरी कंफ्यूज हो गया। तभी हमेशा की तरफ अपनी स्पेशल एंट्री लेते हुए विक्की भाई टूटे हुए दरवाजे से अंदर आया। अंदर आते ही उसने एक नज़र घुमाकर शनाया की दोस्त को ढूंढा। एकदम से उसे खिड़की में कोई जख्मी लड़की खड़ी हुई नजर आई। ये वही लड़की जिसे उसने प्राइड होटल में देखा था, मिस रूपल। क्या ये आदमी भी रूपल के हुस्न का दीवाना होकर अपनी जान खोने आया हुआ है? बेवकूफ़ कहीं का। थोड़ी सी पूछताछ ही कर लेता कि ये लड़की कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है। इस लड़की की दोस्त शनाया गिल है ना नहीं, और इस लड़की रूपल की आहान भाई से जान पहचान है या नहीं, ये सब जाने बिना ही अपनी हड्डियां तुड़वाने के लिए चला आया। बेवकूफ़ साला, विक्की भाई ने मन ही मन में कहा। आप कौन हैं मिस्टर, और मेरी प्राइवेट रूम में क्या करने आए हैं? रजत चौधरी ने विक्की भाई से पूछा। इस सवाल को सुनते ही विक्की भाई अपने होश में लौटा। उसने अपने कदम रजत चौधरी नाम के एक आधे उम्र के आदमी के तरफ बढ़ाए और अपने जीन्स की पिछली साइड से एक गन निकाली। गन को देखते ही रजत चौधरी के होश उड़ गए। विक्की भाई की आधी रात की नींद इस आधे बूढ़े आदमी ने खराब की थी। अगर विक्की भाई को रजत चौधरी पर अपना गुस्सा निकालना होता तो वो गन का सहारा कभी ना लेता और अपने आदमियों के हाथों रजत चौधरी की अच्छे से पिटाई करता, लेकिन अब विक्की भाई को आहान का दिल जीतने का एक मौका मिला था। इसलिए उसने सोचा कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाकर यह से निकल लेते हैं। यही सोचकर विक्की भाई ने रजत चौधरी के सर के बीचों बीच अपनी गन तानी और उससे कहा, मिस रूपल को इतना जख्मी करने की और उनके साथ जबरदस्ती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बे? अपनी औकात में रहा करना यार। तेरे मैयत की आधी लकड़ियां पहले से ही शमशान में पहुंच गई है। 1-2 साल में तू भी उधर पहुंच जाएगा, तो जितने दिन ऊपर वाले की मर्जी से मिले हैं उनमें खुद भी खुशी से जी और दूसरों को चैन से जीने दे, लेकिन नहीं, तुमको इधर मेरे शिमला के अंदर आकर उंगली करने का जोश चढ़ा हुआ है। गन देखने के बाद रजत चौधरी पहले ही डर गया था और विक्की भाई की बातें सुनने के बाद वो तो कपकपाने लगा। वो ये नहीं जानता था कि रूपल गुप्ता का ऐसे गुंडों से भी कोई लेना देना होगा। रजत चौधरी ने फिर हकलाते हुए विक्की भाई से पूछा, आपका कौन है? देखिए, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी आपसे और मिस रूपल से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। विक्की भाई का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। उसने सोचा कि अब इस रजत चौधरी यहाँ से भगा देते हैं, लेकिन तभी विक्की भाई की नज़र खिड़की में खड़ी रूपल की तरफ गई और उसने रूपल के चेहरे पर बने हुए चोटों के निशान देखा। रूपल के माथे से तो खून भी निकल रहा था, इसलिए विक्की भाई ने अपना मन बदल लिया और मन ही मन में कहा, अगर आहान भाई को पता लग गया कि मैंने इस कमीने को ऐसे ही जाने दिया तो शायद वो नाराज हो जाएंगे। एक तो पहले ही इस खूबसूरत लड़की का चेहरा लाल हो गया है, पता नहीं इस कमीने ने मिस रूपल को कितना मारा होगा। ऊपर से मिस रूपल की शर्ट भी फटी हुई है। नहीं, मैं इस साले को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, कुछ तो करना ही पड़ेगा। गन देखने के बाद रजत चौधरी पहले ही डर गया था और विक्की भाई की बातें सुनने के बाद वो तो कपकपाने लगा। वो ये नहीं जानता था कि रूपल गुप्ता का ऐसे गुंडों से भी कोई लेना देना होगा। विक्की भाई ने गुस्से से रजत चौधरी की तरफ देखा और कुछ सोचने लगा, इस बूढ़े को कैसे सबक सिखाओ, मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। ये बात अपने आप से ही कहने के बाद एक बार फिर से विक्की भाई की नज़र रूपल के चेहरे की तरफ गई। इस वक्त रूपल खिड़की से नीचे उतर चुकी थी। उसके नाजुक से चेहरे पर रजत चौधरी के पंजों के निशान उतर आए थे। रूपल की इस हालत को देखने के बाद इस सारी सिचुएशन के बारे में सोचा। उसके बाद विक्की भाई एक नतीजे पर पहुंचा। उसने अपने एक आदमी से कहा, सुन बे छोटे, एक काम करते हैं। मिस रूपल को देखकर लग रहा है कि इस कमीने ने उन्हें बहुत मारा है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब हम इस बूढ़े को इसी दवा का कड़वापन चखाते हैं जब तक मिस रूपल इस घिनौने आदमी को माफ़ नहीं कर देती। इसके चेहरे पर एक के बाद एक बिना रुके थप्पड़े लगाओ। विक्की भाई के मुंह से बस निकलने की देरी थी और उसके आदमी रजत चौधरी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे। विक्की भाई का ये ऑर्डर सुनने के बाद रजत चौधरी के चेहरे का रंग ही काला पड़ गया। ये सब उसके लिए किसी डरावने सपने की तरह था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक मिनट के लिए तो उसे अपने सामने खड़े विक्की भाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन रजत चौधरी अकेला निहत्था कर भी क्या सकता था। जब रूपल ने विक्की भाई की कही ये बात सुनी, उसका मुंह बन गया।
क्या कुछ दिनों पहले रजत चौधरी की जगह खुद विक्की भाई नहीं था जो रूपल के साथ फ्लर्ट कर रहा था, उसके बारे में गंदे गंदे ख्याल दिमाग में ला रहा था। आज एकदम से विक्की भाई में ये बदलाव कहाँ से आ गया था? रूपल ने देखा कि विक्की भाई के आदमी रजत चौधरी के चेहरे पर बिना रुके कसकर तमाचे जड़ रहे थे। ये देखकर उसे अजीब सा लगा। रूपल ने मन ही मन में कहा, इस कमीने के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। मुझ पर हाथ उठाया था ना इस रजत चौधरी ने, इसके साथ तो ये सलूक भी अच्छा ही है। मेरा तो कहना है कि इसे चप्पल से मारते हुए पूरा शिमला घुमाना चाहिए, तभी इसकी अक्ल में अक्ल आएगी। रूपल शनाया की तरह काइंड हार्टेड या फिर हर किसी के लिए बुरा फील करने वाली लड़की नहीं थी। वो किसी मीठी छुरी से कम नहीं थी। तभी रजत चौधरी ने रूपल से अपने जान की भीख मांगते हुए कहा, मिस रूपल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे आपके साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, प्लीज़ इन लोगों को रोकिए वरना मेरी जान ही चली जाएगी। रूपल को रजत चौधरी पर इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि रूपल ने जानबूझकर इस तरह रिएक्ट किया कि उसने कुछ भी नहीं सुना था। ये सब देखकर रूपल के कलेजे को ठंडक पहुंच रही थी, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक ख्याल आया और रूपल के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। एकदम से रूपल को याद आया कि वो खुद अपने पैरों से चलकर इस जगह क्यों आई थी। रूपल एकदम से परेशान हो गई। उसने परेशान होते हुए अपने आप से ही कहा, अरे नहीं, अगर इस विक्की भाई के आदमियों की हरकत से रजत चौधरी नाराज ही गया तो वो मेरे पापा की बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा, और ऊपर से ये विक्की भाई नाम का गुंडा खुद भी यकीन करने लायक नहीं है। अगर इसका दिमाग घूम गया तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। मुझे इसे रोकना ही होगा। ना ही मुझे विक्की भाई से दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही रजत चौधरी से दुश्मनी मोल लेने की कोई ज़रूरत है। रूपल के दिमाग में अब कई सारे ख्याल आ रहे थे। उसने एकदम से विक्की भाई से कहा, इन्हें छोड़ दीजिए, मैंने मिस्टर रजत चौधरी को माफ़ कर दिया है। रूपल की बात सुनते ही विक्की भाई के आदमी रुक गए। विक्की भाई ने भी फिर इस बात को ज़्यादा आगे नहीं खींचा और रजत चौधरी को हकाल देने के लहजे में कहा, सुन बे निकल्ले, मिस रूपल ने तुझको माफ़ कर दिया है। अब इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए तुम यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, वरना ये पिटाई का सेशन एक बार फिर से शुरू करवा दूंगा। जैसे ही रजत चौधरी ने ये बात सुनी वो पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और लड़खड़ाते हुए चलकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। जाने से पहले रजत चौधरी ने एक बार मूड कर रूपल की तरफ देखा और उससे कहा, थैंक यू मिस रूपल, थैंक यू सो मच, और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। रजत चौधरी जैसे ही उसकी आंखों से ओझल हो गया, रूपल की जान में जान आ गई। उसने पास ही रखा जैकेट ओढ़ लिया और अपने आप को शांत करने लगी। थोड़ी देर के बाद रूपल चलकर विक्की भाई के पास आ गई। उसने एक सीधा सवाल करते हुए कहा, क्या शनाया ने आपको यहाँ आने के लिए कहा था? रूपल को बस यही पॉसिबिलिटी लग रही थी, क्योंकि रूपल के यहाँ होने के बारे में सिर्फ शनाया ही जानती थी। भले ही रूपल के लिए ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल था कि शनाया ने विक्की भाई को यहाँ भेजा होगा, लेकिन फिर भी रूपल के हिसाब से यही सच था। लेकिन जैसे ही विक्की भाई ने रूपल का ये सवाल सुना वो कंफ्यूज हो गया। उसने अपने आप से ही बात करते हुए कहा, क्या मिस शनाया वो मुझे यहाँ आने का क्यों कहेंगी? मुझे तो आहान भाई ने भेजा है। नहीं, मैं मिस रूपल को सच का पता नहीं लगने दे सकता। पिछली बार भी आहान भाई ने बैकग्राउंड में ही रहना सही समझा था, तो मैं उनका सच सबको कैसे बता सकता हूँ? अब मैं क्या करूँ? हाँ, एक काम करता हूँ, मिस रूपल की हाँ में हाँ मिला देता हूँ, यही बेहतर रहेगा। बहुत सोचने के बाद विक्की भाई ने रूपल के सवाल का जवाब दिया। हाँ, उन्होंने ही आने का कहा। भले ही विक्की भाई ने ये बात कही थी, लेकिन रूपल को उसके एक भी शब्द पर ज़रा भी यकीन नहीं था। रूपल ने विक्की भाई की तरफ घूरते हुए अपने आप से ही कहा, ये आदमी तब से झूठ बोल रहा है जब से मैंने इसे पहली बार उस होटल में देखा था। जरूर ये आहान से डरता है। आहान ने कुछ तो ऐसा किया है कि ये शनाया और मेरे साथ बहुत ही इज्जत के साथ पेश आता है। मैंने इस विक्की भाई की आंखों में आहान के लिए डर देखा है, रिस्पेक्ट देखी है। कुछ तो मामला है जो आहान और ये गुंडा विक्की भाई मिलकर छिपा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी आंखों से कुछ नहीं छिप सकता। देखते हैं कब तक सच पर्दे में रहता है। आज या कल सबके सामने सारा सच आ ही जाएगा। जब रूपल उसकी तरफ इस तरह से देख रही थी तो विक्की भाई को ऑकवर्ड फील होने लगा। उसने कुछ सोचा और रूपल से सवाल करते हुए कहा, मिस रूपल, अगर आपको बहुत चोट आई है तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। विक्की भाई का इतना अच्छा बर्ताव देखकर रूपल को अजीब सा लग रहा था, इसलिए उसने विक्की भाई के सवाल के बारे में सोचे बगैर ही उसे मना कर दिया। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, रूपल ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा।
तभी शनाया भागते हुए अंदर आ गई। शनाया ने देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का चेहरा पूरी तरह से सूज गया था, आंखें नम थी और देखते ही कोई भी ये कह सकता था कि रुपल की हालत कितनी बिगड़ी हुई थी। ये देखने के बाद शनाया का दिल पिघलने लगा। उसने जल्दी से रुपल को गले लगा लिया और रुपल से सवाल करते हुए बोली, रुपल क्या तुम ठीक हो? ये सब कैसे हो गया? इतनी सारी चोटें कैसे लग गई? क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था ना? शनाया के इतने सारे फिक्र भरे सवाल सुनकर रुपल मुस्कराने लगी। उसने शनाया को शांत करते हुए कहा, शनाया, काम डाउन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब रुपल अपनी बात कह रही थी, आहान भी अंदर आ गया। रुपल के ठीक होने का यकीन करने के बाद शनाया ने विक्की भाई की तरफ देखा और रुपल से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम्हारे साथ ये सब इसने किया है? एक पल के लिए शनाया की आंखों में गुस्सा उतर आया था, लेकिन रुपल ने शनाया को सच बताते हुए कहा, नहीं विक्की भाई ने कुछ भी नहीं किया है, उल्टा इन्होंने ही तो मेरी जान बचाई है। अगर ये सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। जैसे ही शनाया ने रुपल की कही ये बात सुनी, वो दंग रह गई। शनाया ने फिर आहान की तरफ सवालिया अंदाज से देखा। आहान समझ गया कि उसकी वाइफ क्या जानना चाहती थी। आहान ने सच बताना सही लगा। शनाया, मैंने जिस दोस्त की बात की थी वो विक्की भाई ही है। आहान ने सोच समझकर अपना जवाब दिया। जैसे ही शनाया ने आहान के इस आंसर को सुना, वो और भी ज्यादा हैरान हो गई। शनाया ने मुंह बनाते हुए विक्की भाई और आहान से कहा, दोस्त, ये कब हुआ? तुम दोनों अब से दोस्त बन गए? आहान ने पहले ही अपनी बात कह दी थी, तो इस बात विक्की भाई ने आहान की बात को कंफर्म करते हुए कहा, हाँ हाँ, हम दोस्त हैं। शनाया को ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। वो इस सब के बारे में आहान से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, और जब तक शनाया को उसके सारे जवाब नहीं मिलने वाले थे, उसे चैन नहीं आने वाला था। ये बात आहान भी अच्छे से जानता था। वो शनाया को डिस्टर्ब नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने शनाया से कहा, आप रुपल को हॉस्पिटल ले जाइए, मेरे हिसाब से इन सारी चोटों इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसे ही शनाया ने ये बात सुनी, उसका ध्यान आहान और विक्की भाई की इस नई दोस्ती से हट गया और रुपल पर आकर रुका। उसने आहान की बात पर हामी भर दी और रुपल को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगी। जब वो दोनों उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई, आहान ने विक्की भाई से कहा, थैंक यू सो मच विक्की भाई, आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। अगर आप आगे कभी भी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो मुझे ज़रूर याद करिएगा, मैं आपकी मदद करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आहान की इस बात सुनते ही विक्की भाई को अलग सी राहत मिली। उसने कहा, जी भाई, मैंने पहले जो भी गलतियां की है उसके सामने तो ये सब कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि हमारी दोस्ती बहुत आगे तक जाएगी। आहान ने विक्की भाई की ये बात सुनी और उसके हाथ मिलाने के बाद शनाया और रुपल के पीछे वहला गया। टैक्सी में बैठते हुए शनाया ने आहान से कहा, आहान तुम्हें कल ऑफिस भी जाना है, एक तो पहले ही आज पूरे दिन में बहुत कुछ हो चुका है, क्यों ना तुम घर जाओ, आज रात मैं रुपल के साथ हॉस्पिटल में रह लूंगी। आहान शनाया की बात से अग्री करता था, लेकिन उसे शनाया की फिक्र भी थी। थोड़ी देर इस मामले पर डिस्कस करने के बाद आहान ने हार मान ली और दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद रुपल के घर चला गया। हॉस्पिटल में जाते ही शनाया ने अपने पहचान के डॉक्टर से रुपल का चेकअप करवाया। सारे जख्म को ट्रीट करने के बाद डॉक्टर ने रुपल को आज रात हॉस्पिटल ही रुकने का कहा। थोड़ा सूप पीने के बाद और दवाई लेने के बाद रुपल को एक विप प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। शनाया उसके साथ रोहन कोहली के बारे में बात किए जा रही थी। जब रुपल ने आज ग्लास वॉल रूम में हुआ पियानो का किस्सा सुना तो एक बार फिर से उसके दिमाग में आहान का ख्याल आ गया। रुपल ने मन ही मन में कहा, कुछ तो गलत है इस आहान के साथ। शौर्य और शगुन को शनाया को तंग करने से रोकना, शनाया के दादाजी से माफी मांगवाना, विक्की भाई को डराना, रोहन कोहली के साथ पियानो का मुकाबला करना, और इतना होने के बाद भी खुद कार्तिक कोहली का रिएक्शन इतना अजीब होना, मुझे इस सब में आहान का ही हाथ लगता है। इस सब के बारे में सोचते हुए रुपल ने शनाया से सवाल किया, शनाया तुम आहान के बारे में डिटेल में क्या क्या जानती हो? शनाया रुपल को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगी। जब वो दोनों उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई, आहान ने विक्की भाई से कहा, थैंक यू सो मच विक्की भाई, आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। जैसे ही विक्की भाई ने आहान की कही ये बात सुनी, उसके पैरों तले जमीन ही सरक गई। आज उसने तीसरी बार आहान को देखा था और पहली 2 बार का एक्सपीरियंस विक्की भाई के लिए कुछ इस तरह का था कि वो इस जिंदगी में तो आहान को भूल ही नहीं सकता था। विक्की भाई ने एक अजीब सी स्माइल के साथ आहान से कहा, आहान भाई आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। आहान समझ सकता था
जिस तरह से उसने विक्की भाई को डराया था, अगर आज आहान ने उसकी जान भी मांग ली होती तो विक्की भाई हंसते हंसते दे देता। आहान एहसान फरामोश लोगों में से नहीं था, इसलिए उसने विक्की भाई से कहा, विक्की भाई अगर आप आगे कभी भी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो मुझे ज़रूर याद करिएगा, मैं आपकी मदद करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आहान की इस बात सुनते ही विक्की भाई को अलग सी राहत मिली। उसने कहा, जी भाई, मैंने पहले जो भी गलतियां की है उसके सामने तो ये सब कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि हमारी दोस्ती बहुत आगे तक जाएगी। ये बात सुनने के बाद आहान के दिमाग में एक आइडिया आया। जिस तरह का काम विक्की भाई ने उसके लिए किया था, आहान भरोसे के साथ विक्की भाई को अपनी यहाँ नौकरी पर रख सकता था। वैसे तो आहान गलत काम करने वाले लोगों में से नहीं था, लेकिन जिस तरह की जिम्मेदारी उस पर थी उसके चलते विक्की भाई जैसे किसी आदमी की आहान को बहुत ज़रूरत थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रूपल की ट्रीटमेंट अच्छे से हो गई थी। अपनी रूम में सेटल डाउन होने के बाद रूपल और शनाया गप्पे लड़ाने लगे। जब शनाया अपनी बातें कर रही थी, एकदम से रूपल ने अपनी बेस्ट फ्रेंड से सवाल करते हुए कहा, शनाया तुम आहान के बारे में डिटेल में क्या क्या जानती हो? रूपल के ऐसे सवाल को सुनने के बाद शनाया की बोलती बंद हो गई। वो रूपल की बात के पीछे का मतलब ही समझ नहीं पा रही थी। शनाया ने क्यूरियस होते हुए रूपल से ही उल्टा सवाल किया, हाँ, तुम ये क्यों पूछ रही हो आहान के बारे में? मैं कुछ समझी नहीं। शनाया की हैरानी हक पर थी। आज से पहले जब भी बात आहान की आती थी, रूपल के चेहरे पर गुस्सा और इरिटेशन जगह बना लेते थे। इसने तो कभी भी आहान के बारे में कुछ जानने में दिलचस्पी बयान नहीं की, लेकिन आज वो सामने से ये पूछता ही थी। रूपल की नज़रें खिड़की के बाहर छाए हुए अंधेरे में कहीं रुक सी गई। उसने फिर शनाया के सवालों पर अपनी राय देते हुए कहा, शनाया, मैं हमेशा से यही कहा करती थी कि आहान निकम्मा है, तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने हमेशा से उसे ही ब्लेम किया है कि वो तुम्हें ना ही कभी खुश रख पाएगा और ना ही तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर पाएगा। जब रूपल अपनी ये सारी बातें कह रही थी, शनाया के माथे पर शिकन आ गई। उसने ये बातें ना जाने कितनी बार सुनी थी। शनाया ने मन ही मन में कहा, अरे यार, रूपल हो या मॉम, हर दूसरे घंटे में मुझे यही सब क्यों बताते रहते हैं? मैं अच्छे से हूँ कि मेरा आहान कितना अच्छा है, वो बेस्ट हस्बैंड है, लेकिन आज के लिए मैं रूपल की ये सारी बातें सुन लेती हूँ। आफ्टर ऑल आज रूपल के साथ बहुत कुछ हो गया है, मैं उसका मूड हुए बिगाड़ना नहीं चाहती। जब शनाया के दिमाग में ये सब चल रहा था, रूपल अपनी बातें कहे जा रही थी। शनाया ने अपना मन बना लिया हुए सब कुछ चुपचाप सुनती रही, लेकिन आगे रूपल ने जो कुछ भी कहा, इसे सुनने के बाद शनाया दंग रह गई। रूपल ने कहा, मैंने कभी भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया शनाया, लेकिन मैं गलत थी। मेरे साथ साथ सभी ने यही कहा है कि आहान किसी कामना नहीं है, लेकिन ये झूठ है। आहान एक बहुत ही जिम्मेदार और बहादुर लड़का है, ही इज़ अ रियल मैन। अपनी बात कहते हुए रूपल बहुत ही सीरियस लग रही थी, लेकिन शनाया उसके तो चेहरे का रंग ही बदल गया था। शनाया ने रूपल ने माथे को छू कर देखा और कंफ्यूज लगते हुए बोली, रूपल, तुम्हें फीवर तो नहीं है? तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? शुरुआत से शनाया यही देखते हुए आई थी कि आहान और रूपल के बीच में 36 का अकड़ा था। रूपल आहान को इस तरह ट्रीट करती थी मानो वो कोई कचरा था, और आज एकदम से रूपल उसकी तारीफ कर रही थी। उसने तो अपने आप को गलत कह दिया था। रूपल ने आहान की तारीफ में एक नहीं दो शब्द कहे थे। शनाया को लगा कि जरूर रूपल ने आज कोई गलत दवा खा ली थी, या फिर होटल में उसके सर पर चोट लग गई होगी जिसकी वजह से रूपल ऐसी बातें कर रही थी। जब रूपल ने शनाया के ऐसे रिएक्शन को देखा तो एक हल्की सी स्माइल के साथ बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस एक बात याद रखो, आहान को अपने पास संभाल कर रखो, वो बहुत स्पेशल है। अगर तुमने उसे खो दिया तो मुझे डर है कि तुम्हें आहान के जैसा अच्छा लविंग और केयरिंग हस्बैंड कभी नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद शनाया ने हंसते हुए कहा, डेफिनेटली मैं अपने हबी को नहीं छोड़ने वाली, और अब तो मैं उसे मुझे छोड़कर कहीं जाने भी नहीं दूंगी। शनाया को एकदम से याद आ गया कि कुछ घंटों के पहले उसने अपनी हबी को पहली बार किस किया था। वो सोचने के बाद शनाया के गाल लाल हो गए। शनाया उस बारे में सोचकर आहान को मिस कर रही थी, लेकिन उसने फिर रूपल के साथ थोड़ी बातें की और आहान को ऐसे ही मिस करते हुए सो गई। अगली सुबह आहान जल्दी से तैयार हो गया। उसने रूपल और शनाया के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और उसे टिफ़िन में पैक करके हॉस्पिटल में ले आया। आहान ने भी कल रात शनाया को बहुत मिस किया था। अब ऐसा भी नहीं था कि दोनों हर रोज पूरा वक्त एक साथ बिताते थे, लेकिन फिर भी कल रात की डेट के बाद आहान और शनाया की एहसास कुछ ज़्यादा ही गहरे हो गए थे। जब आहान शनाया के बारे में सोचते हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर से चल रहा था, उसने एक अजीब सी बात नोटिस की। आहान के ध्यान में ये बात आई कि उसके आसपास से गुजर रहा हर एक इंसान उसे अलग ही नज़रों से घूर रहा था।
कॉरिडोर के दूसरे कोने में खड़े लोग आहान की तरफ उंगलियों से इशारे कर रहे थे और इतना ही नहीं, कुछ नर्सेस तो आहान को देखकर मुस्कुराते हुए शर्मा भी रही थी। लोगों के इन अजीब रिएक्शंस को देखकर आहान कंफ्यूज हो गया। उसने पास के एक शीशे में नजर आ रहे रिफ्लेक्शन में अपने चेहरे की तरफ देखा, लेकिन आहान के चेहरे को कुछ भो नहीं लगा था। तो ये सारे लोग इस तरह बिहेव क्यों कर रहे थे? दूसरी तरफ शनाया भी कुछ देर पहले जाग गई थी। रुपल मेडिसिन्स के असर की वजह से अभी भी सो रही थी। फ्रेश होने के बाद शनाया ने कुछ देर के लिए अपना मोबाइल चेक किया। मेल्स चेक करने के बाद शनाया ने देखा उसके सोशल मीडिया अकाउंट को टैग किए हुए 2 वीडियोस को मिलियन व्यूज मिले हुए थे। एक वीडियो में आहान पियानो पर टू एलिस प्ले कर रहा था। उस वीडियो के नीचे के कमेंट्स ये साफ साफ जाहिर कर रहे थे कि आहान लोगों के बीच कितना पॉपुलर हो गया था। लड़कियां तो उसके सिंगल होने का इंतजार कर रही थी। आहान के फैंस ने उसे पियानो प्रिंस ये नाम भी दे दिया था। वैसे तो शनाया अपने पति की इतनी तारीफ को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन बाकी लड़कियों की आहान में दिलचस्पी शनाया को अनकंफर्टेबल कर रही थी। ये इंटरनेट पर कमेंट करने वाले लोग अजीब से होते हैं यार। मतलब कुछ दिनों तक ये सारे के सारे लोग मेरे फैंस थे, मेरे लिए कमेंट्स कर रहे थे, आहान को बुरा भला कह रहे थे और एक पियानो के परफॉर्मेंस के बाद आहान की तरफ से हो गए। खास करके ये लड़कियां। इन लड़कियों क्या पता है कि मेरा पति तो इन सब के कमेंट्स को एक नज़र से देख भी नहीं रहा। शनाया को उन लड़कियों पर गुस्सा भी आ रहा था और जलन भी हो रही थी। उसने सोचा इस इंटरनेट को बंद कर देते हैं और बाहर जाकर पानी पी लेते हैं। शनाया ने अपना मोबाइल बंद किया और रूम से बाहर निकली। दरवाजा खोलते ही शनाया की नज़र सामने वाले कॉरिडोर से आ रहे आहान की तरफ पड़ी। आहान को देखते ही शनाया का मूड हैप्पी हो गया। अपने आप से ही बात करते हुए शनाया ने कहा, ये आहान कितना हैंडसम है, मेरा भी ध्यान आज पहली बार गया है। सिंपल से कपड़ों में भी कितना गुड लुकिंग लग रहा है मेरा हबी। 1 मिनट, क्या मैं फिर से आहान को ताड़ रही हूँ? जब शनाया आहान को दीवानों की तरह देख रही थी तभी उसने देखा कि कुछ नर्सेज आहान के छिप छिप कर फोटोज क्लिक कर रही थी। उनमें से एक नर्स ने कहा, ये तो मेरा पियानो प्रिंस है, कितना हैंडसम है यार। वैसे क्या आहान और शनाया गिल के डिवोर्स की कोई न्यूज़ आई है? उस नर्स के सवाल को सुनने के बाद शनाया का मुंह बन गया। दूसरी नर्स ने जवाब में कहा, नहीं यार, मैं तो कब से अगले अपडेट का इंतजार कर रही हूँ। अगर सच में उन दोनों के तलाक की न्यूज़ आ जाए तो मैं आहान को बिना वक्त गवाए प्रपोज कर दूंगी। ये सुनते ही शनाया को गुस्सा आ गया। क्या ये लड़कियां उसकी शादी टूटने के लिए इतनी डेस्परेट हो रही थी? लेकिन शनाया ने देखा कि उससे भी ज़्यादा वो पहली नर्स गुस्सा हो गई थी। पहली नर्स ने अपनी साथ वाली नर्स से कहा, ओ हेलो, पहले मैंने आहान को पसंद किया है, मेरे और मेरे पियानो प्रिंस के बीच मत आओ, समझी? ये देखकर शनाया का मुंह बन गया। ये बात तो मुझे इस दोनों नर्सेस से कहनी चाहिए, मेरे पति पर डोरे डाल रही है, वो भी मेरे सामने। इन्हें तो मैं, शनाया ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वो जाकर उन नर्सेस से झगड़ा करना चाहती थी। शनाया का मन किया कि वो मोबाइल छीनकर सारे पिक्चर्स डिलीट कर दे, लेकिन वो अपने आप को जेलस साबित नहीं करना चाहती थी। उफ, क्या करूँ क्या करूँ, ये सब कैसे देख रहे हैं मेरे पति को, मैं क्या करूँ? शनाया ने परेशान होकर अपने आप से ही कहा। तभी आहान आकर उसके सामने खड़ा हो गया। आहान ने शनाया से कहा, गुड मॉर्निंग, आप यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी है शनाया? क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? आहान के सवाल को सुनकर शनाया के दिमाग के एक आइडिया आया। उसने जल्दी से आहान का हाथ पकड़ लिया और उससे मुस्कराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग आहान, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? शनाया ने अपने ये शब्द कुछ ज़्यादा ही जोर से कहे थे ताकि वो नर्सेस भी सुन सके, लेकिन आहान कंफ्यूज हो गया। आज से पहले शनाया ने आहान से ऐसा सवाल कभी नहीं किया था और हाथ भी पकड़ लिया था। ये सब आहान के लिए थोड़ा ज़्यादा ही रोमांटिक था। उसने हकलाते हुए शनाया के सवाल का जवाब दिया, या याद, आपने मुझे याद किया? आहान के सवाल के बाद शनाया ने बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर हामी भर दी, बहुत ज़्यादा। शनाया की बड़ी बड़ी आंखें देखकर आहान की धड़कनें तेज हो गई। वो आगे एक शब्द के अलावा ज़्यादा कुछ कह ही नहीं पाया। ओ, आहान आज बहुत ही ऑकवर्ड हो रहा था। शनाया से नज़रें चुराते हुए आहान की नज़र उसके होठों पर जाकर रुकी और उसे कल रात की वो सडन किस याद आ गई। आहान ने अपने आप से ही कहा, शायद शनाया अब मेरे साथ कंफर्टेबल होने लगी है, ये तो अच्छी बात है। शनाया की तरफ देखने के बाद आहान के होठों पर भी अब एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने फिर शनाया के हाथ पर अपनी पकड़ पक्की की और बोला, आपको भूख लगी होगी ना, मैंने आपका पसंदीदा ब्रेकफास्ट बनाया है, चलिए साथ में नाश्ता करते हैं। ये सुनकर शनाया के दिल में नरमी छा गई।
उसका ध्यान कोने में खड़ी दो नर्सेस से हट गया और आहान की आंखों के गहराई से देखते हुए शनाया ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। वैसे आहान, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। मेरी दादी कहती थी कि पत्नी को अपने पति को नाम से नहीं बुलाना चाहिए, तो क्यों ना मैं तुम्हें प्यार से कुछ बुलाऊं? शनाया की बात सुनकर आहान स्माइल करने लगा। प्यार से? सुनते ही आहान ने शनाया को हाँ में जवाब दे दिया। क्यों नहीं, आप मुझे क्या कहकर बुलाना चाहती है? आहान के होठों पर अब एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसके आंखों की गहराई में देखते हुए शनाया ने कहा, वैसे आहान, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। मेरी दादी कहती थी कि पत्नी ने अपने पति को नाम से नहीं बुलाना चाहिए, तो क्यों ना मैं तुम्हें प्यार से कुछ बुलाऊं? शनाया की बात सुनकर आहान स्माइल करने लगा। प्यार से? सुनते ही आहान ने शनाया को हाँ में जवाब दे दिया। इतने प्यार से अगर शनाया आहान से कुछ कहती तो आहान चाह कर भी अपनी प्यारी सी बीवी को मना नहीं कर पाता। ये बात तो फिर भी आहान को बहुत खुशी दे रही थी। आहान ने तुरंत शनाया से कहा, क्यों नहीं शनाया, आप मुझे क्या कहकर बुलाना चाहती है? आहान का जवाब सुनते ही शनाया कुछ सोचने लगी। थोड़ी ही देर में शनाया के दिमाग में एक आइडिया आया। शनाया ने फिर आहान से एक्साइटेड होकर कहा, क्यों ना मैं तुम्हें अब से हबी कहकर बुलाऊं? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? शनाया के इस सवाल को सुनते ही आहान ब्लश करने लगा और उसने नजरें झुकाकर जवाब में सिर्फ अपना सर हाँ में हिला दिया। शनाया ने जब देखा कि आहान इस बात से शर्मा रहा था तो वो आहान को छेड़ने लगी। शनाया ने आहान को चिढ़ाने का मन बना लिया था। हबी, क्या तुम सुबह सुबह उठ के मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए हो? हबी, क्या मैं कल रात तुम्हारे सपनों में आई थी? बोलो ना हबी। शनाया ने आहान के सामने किसी बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर कहा। आहान ने देखा कि शनाया के चेहरे पर इस वक्त मासूमियत झलक रही थी। शनाया तो अनजाने में ही पाउट करते हुए बात कर रही थी। ये देखकर आहान को बहुत हैरानी हुई। आहान ने अपनी बीवी का ये रूप पहली बार देखा था। आहान को फिर एक ख्याल आया और उसने शनाया की कमर को अपने हाथ से पकड़ लिया और एकदम से शनाया आहान के सीने से लग गई। आहान ने दूसरे हाथ से शनाया के कान के पास की जुल्फों को हटाया और धीमी आवाज में शनाया से कहा, शनाया, आपको कुछ नर्सेस को जेलस करने के लिए मुझे बहलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी इस कोशिश में अगर मैं बहल गया तो शनाया की जगह आपका हबी आपको बेबी कहकर भी बुलाना शुरू कर सकता है। जैसे ही शनाया ने आहान करे कही ये बात सुनी, उसकी धड़कन रुक सी गई। ये लड़का इतना स्मार्ट कैसे हो सकता था जिसे सब कुछ बिना कहे ही समझ आ जाता था? शनाया को इस पॉइंट पर समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वो एब्सेंट माइंडेड होकर आहान से नजरें चुराने लगी। उसके ऐसे एक्सप्रेशंस देखते हुए आहान स्माइल करने लगा और कहा, वैसे नो इश्यूज, सुनने में हबी अच्छा लगता है और दादी जी की बात को तो हमेशा ही मानना चाहिए। आप आज से मुझे हबी कहकर ही पुकारिए। आहान के इस फ्लर्टी अंदाज से हमेशा ही शनाया की बोलती बंद हो जाती थी। उसने बिना कुछ कही चुपचाप अपने हबी की बात पर हामी भर दी और मुस्कराने लगी। आहान ने फिर शनाया के माथे पर हल्के से अपने होंठ टिकाए और कहा, अब अगर अपने हबी पर हक जमाना हो गया हो तो क्या हम अंदर चलकर ब्रेकफास्ट करें? मुझे जोरों की भूख लग रही है। आहान के सवाल को सुनने के बाद शनाया ने हंसकर उसका हाथ पकड़ा और आहान को अपने साथ रूम के अंदर ले गई। ये सब होते हुए देखकर उन नर्सेस के चेहरे भी गुलाबी लाल हो रहे थे। कहा, शनाया को लग रहा था कि वो लड़कियां उससे उसके हबी को छीनना चाहती थी। लोग तो आहान और शनाया के कपल के फैन हो रहे थे। उन नर्सेज ने जब ये लिव रोमांटिक सीन देखा तो एक पल के लिए वो दोनों नर्सेज शनाया और आहान के किस के वीडियो को भी भूल गई थी। जहां एक तरफ आहान और शनाया उनके पास कुछ ना होते हुए भी इतने खुश थे, पास में 50 करोड़ होने के बाद भी मिसेस यामिनी गिल की हालत बिगड़ रही थी। सीमा बुआ जी ने उनसे एक्साइटेड होते हुए कहा, यामिनी भाभी, मुझे तो बहुत ही सुकून मिल रहा है। एक तो हमें 50 करोड़ मिल गए, जल्द ही शनाया और रोहन कोहली की शादी हो जाएगी, और वो आहान नाम का कांटा भी हमारे रास्ते से खुद ब खुद दूर हो गया है। कल रात जो डेट का लिव स्ट्रीमिंग बीच में से ही बंद हुआ था, उसके बाद सीमा बुआ जी को अंदर से ऐसा लग रहा था कि जरूर रोहन कोहली ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए आहान की जान ले ली होगी। इसलिए सीमा बुआ जी और रतन को अलग ही तरह की खुश महसूस हो रही थी। लेकिन मिसेस यामिनी गिल के साथ ऐसा नहीं था। उन्हें आहान के जिंदा होने से या मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो बस अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी। उस दिन के फ़ोन कॉल के बाद अब तक उन्होंने शनाया से ना कोई बात की थी और ना ही उन्हें अपनी प्यारी बेटी की कोई खबर मिली थी। कल रात के लिव स्ट्रीमिंग में भी शनाया कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी, इसलिए मिसेस यामिनी गिल का चेहरा उतरा हुआ था। तभी उनके घर की डोर बेल बजी। ना जाने क्यों मिसेस यामिनी गिल को लगा कि जरूर शनाया ही आई होगी।
इसलिए वो जल्दबाजी में दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। मगर जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि दरवाजे पर शनाया नहीं रोहन कोहली खड़ा था तो वो दंग रह गई। रोहन, मेरा मतलब दामाद जी, आप यहाँ? मिसेस यामिनी गिल ने सवाल करते हुए कहा। अपनी भाभी की कही ये बात सुनते ही सीमा बुआ जी भी अंदर से दौड़ी चली आई। रोहन कोहली कुछ कहने ही वाला था कि सीमा बुआ जी ने कहा, अरे भाभी आप भी ना, दरवाजे पर ही अपने दामाद से सवाल जवाब कौन करता है? दामाद जी को अंदर तो आने दीजिए। दामाद जी आइए अंदर आकर हम सब के साथ नाश्ता कीजिए। अपने आखिरी शब्द कहते हुए सीमा बुआ जी ने रोहन का हाथ पकड़कर उसे अंदर बुलाया। मिसेस यामिनी गिल भी दरवाजा बंद करके उनके पीछे पीछे चली आई। रोहन ने फिर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं यहाँ नाश्ता करने नहीं आया हूँ, मेरा एक जरूरी काम है। मैं उसी वजह से सुबह सुबह यहाँ आया हूँ। रोहन कोहली की आवाज़ में एक तरह का गुस्सा झलक रहा था। जाहिर सी बात थी, अगर इन दोनों औरतों की बातों में आकर उसने उस स्वयंवर में हिस्सा ना लिया होता तो शायद उसके साथ कल रात जो कुछ भी हुआ था वो ना हुआ होता। सीमा बुआ जी और मिसेस यामिनी गिल ने सवालिया ढंग से एक दूसरे की तरफ देखा। सीमा बुआ जी ने फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अब तो आपको इस घर में खाना खाने आते ही रहना है। आप अब हमारे परिवार के दामाद जो है। वैसे आप कह रहे थे कि किसी काम से आना हुआ, क्या बात है? रोहन कोहली के साथ कल जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसके चाचू कार्तिक कोहली ने उसे सुबह जाकर सबसे पहले अपने पैसे वापस लाने का कहा था। अब ऐसा भी नहीं था कि 50 करोड़ के लिए रोहन यहाँ आता, लेकिन कोहली परिवार के इस कदम से ये साबित होने वाला था कि उन्हें मिस शनाया गिल से रिश्ता करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मकसद साफ था, कोहली खानदान आहान को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से रोहन आज यहाँ था। मुझे मेरा लिमिटलेस प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड वापस चाहिए। साफ साफ कहूँ तो मैं यहाँ मेरे 50 करोड़ रुपए वापस लेने आया हूँ। रोहन की कही ये बात सुनने के बाद दोनों मिसेस यामिनो गिल और सीमा बुआ जी दंग रह गए। उन्होंने ऐसा कुछ सुनने की बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं की थी। एकदम से मिसेस यामिनो गिल और सीमा बुआ जी ने साथे कहा, क्या, मगर क्यों? रोहन अब अपनी सारी तमीज को भूल चुका था। उसने सीधा जवाब देते हुए कहा, क्या, क्यों? ये सारे सवाल आप अपनी बेटी से पूछिएगा, मैं आप दोनों में से किसी को भी जवाबदेह नहीं हूं, तो बेहतर होगा कि मेरा और अपना वक्त बर्बाद करने से अच्छा आप मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। रोहन की ऐसी रूड बातों को सुनने के बाद सीमा बुआ जी को टेंशन आने लगा। उनके पास का सारा पैसा कहीं भी खर्च किए बिना ही खत्म होने वाला था। ये सोच सोच कर ही सीमा बुआ जी को चक्कर आ रहे थे। लेकिन मिसे यामिनी गिल उन्हें पैसों के जाने का कोई गम नहीं था। जो बात उन्हें अंदर से खा रही थी वो तो ये थी कि उनकी बेटी का शनाया का रिश्ता 2 दिन में ही टूट गया था। कोहली परिवार जैसा इतना अच्छा और परफेक्ट ससुराल उन्हें शनाया के लिए दुनिया घूमने के बाद भी नहीं मिलता। एक ही पल में मिसेस यामिनी गिल की आंखें नम हो गई थी। तभी सीमा बुआ जी ने हाइपर होते हुए रोहन से कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या कल रात आप और शनाया ने एक साथ नहीं बिताई? अब हमारी बेटी का फायदा उठाने के बाद आप उस कड़े जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हैं, या फिर ये सब इस वजह से हो रहा है कि कल रात उस लिव स्ट्रीमिंग में आपकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई और अब जब लोग आपको लड़की खरीदने के लिए बदनाम कर रहे हैं तो आप अपना नाम साफ करना चाहते हैं? लानत है, मुझे कभी नहीं लगा था कि आप इस हद तक पहुंच जाएंगे। रोहन, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अपनी ननंद के ऐसी बात सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल हैरान रह गई। सीमा बुआ जी अपनी ही भतीजी के बारे में ये सब कैसे कह सकती थी? अगर ऐसी बातें बाहर फैल जाती तो शनाया की कितनी बेइज्जती होती। मिसेस यामिनी गिल को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें चुपचाप रहकर ये तमाशा देखना चाहिए या फिर गुस्सा करके अपनी ननंद का मुंह बंद करना चाहिए। सीमा बुआ जी का मकसद साफ था। वो क्या कह रही है, उस बात का मतलब क्या है, किसी को वो सब सुनकर कैसा लगेगा, ये सब सीमा बुआ जी कभी नहीं सोचती थी। जब तक उनकी बातों से रोहन कोहली शनाया के साथ शादी करने के लिए नहीं मान जाता, सीमा बुआ जी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। जब रोहन ने सीमा बुआ जी की कही ये बात सुनी, वो कंफ्यूज्ड हो गया। वो तय नहीं कर पा रहा था कि उसे सीमा बुआ जी बात पर गुस्सा होकर उनसे झगड़ना चाहिए या फिर अपनी बदकिस्मती पर जोर जोर से हंसना चाहिए। रोहन ने अपने सर को हाथ लिया। अपने मन ही मन में बोला, अब मैं भी क्या ही कह सकता हूँ? मैंने शनाया का फायदा उठाया है। फायदा तो इस गिल खानदान में मेरा उठाया है। इन्हें खुद अपने दामाद की सच्चाई नहीं पता। जिस आहान को ये सब किसी नौकर करे तरफ रखते थे, वो इन सब को खरीदने की औकात रखता है। अगर मुझे एक मौका दिया जाए तो मैं ये सब बदल देता, लेकिन अब मैं किसी लाचार कुत्ते से कम नहीं हूँ। रुपल गई, शनाया गई,
फैमिली और शहर में कमाई हुई इज्जत गई, और ये सब होने के बाद मैं इन बेवकूफ़ औरतों से बातें कर रहा हूँ जो एक अलग ही दुनिया में जी रही है। व्हाट द हेल। हे भगवान, मेरे साथ कम से कम इतना बुरा तो ना किया होता। आप मुझसे नाराज थे तो मेरी जान ही ले लेते, कम से कम मैं इस जिल्लत से तो बच जाता। अपने आप से ही बात करने के बाद रोहन ने एक गहरी सांस ली और मिसेस यामिनी और सीमा बुआ जी से गिल से कहा, देखिए मिसेस गिल, आपको मेरे बारे में जो सोचना है आप सोच सकती है, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड लौटा दीजिए। रोहन की तरह ही मिसेस यामिनी भी हार चुकी थी। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और अलमारी में रखा हुआ लिमिटलेस प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड लेकर आई। उन्होंने जरा भी वक्त गवाए बिना वो कार्ड रोहन कोहली को वापस कर दिया। ये देखने के बाद सीमा बुआ जी को अपनी भाभी की दिमागी आपा खोए हुए मरीज की तरह लग रही थी, लेकिन अब सीमा बस जी कर ही क्या सकती थी। रोहन कोहली के साथ पंगा लेना सीमा बुआ जी की पहुंच से बाहर था। उन्होंने बस घर से बाहर जा रहे रोहन कोहली को रोक कर कहा, रोहन, आहान के साथ क्या हुआ? अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।